गुड मॉर्निंग। हम्म, तो आज हम स्टार्ट करेंगे। फिलहाल में मैंने सोचा हूँ कि आज थोड़ा सा इंटरेस्टिंग चैप्टर पढ़ा जाए टीबी। तो आज हम स्टार्ट करेंगे ट्यूबरकुलोसिस। जो ट्यूबरकुलोसिस होता है टीबी, जनरली हम जिसे हम टीबी कहते हैं हिंदी भाषा में। तो ये ट्यूबरकुलोसिस होता क्या है, ट्यूबरकुलोसिस इसका कॉस्ट एजेंट क्या है, और इसका कॉस्ट एजेंट, साइन एंड सिम्टम, इसका लक्षण सजी क्या होता है, और सबसे मोस्ट फेवरेबल ऑर्गन्स इसमें कौन सा सबसे पहले अफेक्टेड होता है, और साइन सिम्टम की बात करें तो उसका सजी अगर लक्षण और संकेत जान चुके तो उसका कौन सा टेस्ट कराया जाता है, कौन सी मेडिसिन दिया जाता है, ये चीजें हम आज के लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। तो ट्यूबरकुलोसिस स्टार्ट करने से पहले हम आपको बताना चाहेंगे कि अगर हमारे चैनल पे पहली बार हैं तो मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जो रेड कलर का घंटी उसे दबाना ना भूलें। तो फिलहाल में क्योंकि अगर आप उसको सब्सक्राइब कर देंगे तो जो भी हमारी वीडियो आप नहीं आपके यहाँ पहुँच पाएगी, नहीं पहुँच पा रही है तो आसानी से आपके यहाँ पहुँच जाएगी। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं देर ना होते हुए। तो ट्यूबरकुलोसिस ट्यूबरकुलोसिस जो होता है जनरली काफ़ी इन्फेक्शनल डिजीज होता है। इन्फेक्शनल डिजीज का मतलब कि ये ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है, मतलब कि ड्रॉपलेट की फॉर्म में, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स के फॉर्म में, जैसे कि आप छींक दिए किसी के सामने तो ये आपके ड्रॉपलेट से जो सामने वाला पर्सन है उसके बॉडी में प्रवेश कर गया। तो मतलब कि कह सकते हैं कि ये जो टीवी है, जो ये टीवी ट्यूबरकुलोसिस है, यह ड्रॉपलेट इन्फेक्शन है। ड्रॉपलेट इन्फेक्शन का मतलब यह हुआ कि यह जो डिजीज है वन पर्सन टू अनदर पर्सन बाय ड्रॉपलेट के माध्यम से, ड्रॉपलेट के माध्यम से एक पर्सन से दूसरे पर्सन में प्रवेश करता है। समझ में आया? ये इन्फेक्शनल डिजीज है, याद कर लो, काफी इंटरेस्टिंग है कि टीबी क्या है, इन्फेक्शनल है कि नॉन इन्फेक्शनल। इन्फेक्शनल और नॉन इन्फेक्शनल का मतलब होता है वह डिजीज जो एक पर्सन से दूसरे पर्सन में आसानी से फैल जाती है उसे हम इन्फेक्शनल बोलते हैं। जो डिजीज नहीं फैलती है, एक सामने खाने पीने रहने से नहीं फैलती है, वह हम नॉन इन्फेक्शनल रखते हैं। तो ये टीबी आपका नॉन इन्फेक्शनल नहीं है, इन्फेक्शनल है, तो कृपया करके सावधान रहिए ना। तो ये जो टीबी होता है काफी सीरियस डिजीज होता है, काफी घातक डिजीज होता है, और यह इन्फेक्शनल केसेस में रखा गया है। इन्फेक्शनल इसलिए कहा जाता है क्योंकि यह जो जनरली छींक या सांस के रास्ते या खाना खाने या उसके साथ रहने सहने से, मतलब उसके साथ सोने बैठने से ये डिजीज जनरली आसानी से हो जाता है। तो कृपया करके मैं बताऊंगा कि जो भी जिनको भी ये हुआ है थोड़ा सा दूरियां बना के और साफ सफाई से अपना रहने की कोशिश करिए। तो फिलहाल में हम कास्टी एजेंट की बात करें तो जनरली ये जो कास्टी एजेंट है, मतलब जिसके द्वारा जनरली ये होता है इन्फेक्शनल डिजीज, वो जनरली आपका माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस होता है। जनरली मतलब कि ये माइकोबैक्टीरियल ट्यूबरकुलोसिस ये बैक्टीरिया है, मतलब कि हम कह सकते हैं टीबी सजी एक बैक्टीरियल डिजीज है। कैसा डिजीज है? बैक्टीरियल डिजीज। तो आपका ये कॉस्टिंग एजेंट माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस होता है। ये जनरली इसी के कारण यह बैक्टीरिया के कारण होता है, इसी बैक्टीरिया के कारण माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस। और यह जो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस है, सबसे मोस्ट फेवरेबल कंडीशन जो होता है, ऑर्गन जो होता है वो आपका लंग्स होता है। मतलब कि सबसे ज्यादा यह जो ट्यूबरकुलोसिस है, ये जो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस है, ये बैक्टीरिया जो है सबसे ज्यादा इफेक्टेड करने वाला जो ऑर्गन्स होते हैं वो लंग्स को करता है सबसे ज्यादा। मतलब कि सबसे पहले जिनको भी टीबी होता है ना, सबसे पहले उनका जो ऑर्गन्स लंग्स होता है वह सबसे ज्यादा पहले खराब होता है ना। तो दीज आर इन्फेक्शनल डिजीज। या कैसा डिजीज है? इन्फेक्शनल डिजीज है। तो अगर इन्फेक्शन साइट की बात करें सर जी, कहाँ पे सबसे व्यूरेबल कर सबसे ज्यादा पहले इफेक्टेड होता है, तो सबसे ज्यादा ये हमारे जो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस है, सबसे ज्यादा ये पहले इफेक्ट हमारे बॉडी के लंग्स वाले पार्ट को करता है। सबसे ज्यादा ये लंग्स वाले पार्ट को इफेक्ट करता है। ये इसलिए करता है क्योंकि सोचो
क्योंकि गैसेस का जो आदान प्रदान होता है, गैसेस का मतलब कि ऑक्सीजन CO2 का जो ट्रांसपोर्टेशन होता है, वहां से एक्सचेंज जो होता है वो हमारे लंग्स से ही होता है। तो जब बाहर पैथो जैसे कि बाहर ये बैक्टीरिया अगर हमारे इन्वायरमेंट में पाया जा रहा है तो वो एयर के थ्रू हमारी बॉडी में प्रवेश कर जाता है। तो प्रवेश करने के बाद सबसे पहले तो उसे वही आर्गन दिखाई देता है ना, लंग्स ही। तो सबसे ज्यादा मतलब कि सबसे पहले या सबसे ज्यादा इफेक्ट करने वाला जो ऑर्गन्स है वो आपका लंग्स है। मतलब कि इन केसेस में सबसे पहले लंग्स ही खराब होता है, मतलब उनको सांस लेने में दिक्कत होने लगती है, सफोकेशन होने लगता है, बार बार कफ आएगा। मतलब कि वो जो आपका लंग्स के एल्वोलाई सरफेस है उसमें स्पूटम इकट्ठा होने लगेंगे, मतलब कि कुछ फ्लूइड टाइप वहां पे इकट्ठा होने लगेंगे। फ्लूइड इकट्ठा होने की वजह से तुम्हें सांस लेने में दिक्कतें होने लगेगी, क्योंकि जब एल्वोलाई का सरफेस एरिया घटने लगेगा मतलब कि वहीं पे वो म्यूकस ही भर जाएंगे, तो सांस किस सरफेस से होगा, नहीं हो पाएगा। तो उन केसेस में जो लोग जिनको टीबी हो जाता है उनकी एल्वोलाई में कुछ म्यूकस पदार्थ टाइप या उनके मेम्ब्रेन में या उनके वाल में या उनके नलियों में म्यूकस पदार्थ स्पूटम का सिक्रेशन होने लगता है। देखते हो बार बार वो खांसते हैं तो स्पूटम के रास्ते वो बाहर निकालते हैं आसपास। स्पूटम का मतलब नहीं समझ रहे हो, वो चिपचिपा पदार्थ होता है, खांसने पर वो बाहर आता है ना, तो उसी को स्पूटम बोलते हैं। ये स्पूटम जनरली टीबी वाले पेशेंट जो होते हैं उनको ज्यादा ये बाहर आता है। तो ये समझ में आया कास्टिज एंड इन्फेक्शनल साइट। हाँ, दूसरी साइड की अगर बात करें तो लंग्स को छोड़कर ये बोन को भी सबसे ज्यादा इफेक्ट करता है। मतलब कि आपने सुना होगा कि उनको टीबी थी लेकिन बोन्स वाली टीबी थी। ये काफी घातक डिजीज है, ये लंग्स वाला तो बहुत ज्यादा डिजीज घातक है, क्योंकि एल्वोलाई सरफेस एरिया को ही घटा देता है, उसी को डैमेज करने लगता है। तो ये दूसरा साइड की अगर बात करें तो बोन में भी टीबी होता है। तो मतलब कि दूसरे आर्गन की बात करें सबसे इफेक्टेड तो ये बोन होता है। दूसरे आर्गन यूट्रस में भी लोगों को हो जाता है, तो यूट्रस में भी होने का चांसेस होता है ये टीबी। स्पाइनल कार्ड में भी होने के चांसेस है, ब्रेन का भी चांसेस है। तो देखो ये सभी जो आर्गन है जैसे बोन, यूट्रस, स्पाइनल कार्ड, ब्रेन, तो ये नॉर्मली ठीक हो जाते हैं ना। लेकिन ये जो जिनको भी लंग्स के केसेस वाला हो जाता है ना, वो काफी इन्फेक्शनल होता है, सीरियस होता है, वो काफी लंबे समय तक ले चलता है। फिलहाल में तो टीबी का आज इलाज आसानी से हो जा रहा है, पहले के समय क्या था टीबी का सभी इलाज संभव नहीं था, तो लोग जिनको हो जाता था उनको जाना ही था ऊपर ना। तो फिलहाल में इस समय तो काफी आसान हमारे सरकार ने इसको काफी ध्यान दिया है टीबी पे। तो इसके कई जगह मतलब इनके इसके बारे में कई मतलब बहुत सारे मेडिसिन चलाया भी जा रहा है, अच्छे लोग हो भी जा रहे हैं, इसका कम से कम 100% में 90% रिकवर हो जा रहे हैं। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं है। अगर जिनको भी टीबी हो जाए तो कृपया करके थोड़ा सा सावधानियां बरत कर उसे दवाई 2-3 महीने 6 महीने ट्रीटमेंट करा दिया जाए लगातार, तो आदमी सही तरीके से हो सकता है। तो फिलहाल में हम बात करेंगे उसकी सिम्पटम और साइंस की, नहीं सिम्पटम और साइंस की, सॉरी सिम्पटम और साइन को छोड़कर थोड़ा सा एक और पॉइंट हम बताना चाहेंगे कि ये जो जनरली ये जो आपका टीबी है ये ब्रोंकियल साइड देखे ना, ब्रोंकिया में पाया जाता है ये ब्रोंकिया ना। ये जो ब्रोंकियल साइट होता है इसमें कुछ म्यूकस पदार्थ यहाँ पे जमा होने लगते हैं। म्यूकस पदार्थ क्या होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं। क्यों, कफिंग पेनफुल, और वो जो कफ कफ पेनफुल होने की वजह से यहाँ पे जो एरिया में जो ब्रोंकिल जो है वहां पे म्यूकस पदार्थ सिक्रेशन होने लगते हैं, जिसके कारण हमें सांस लेने में बार बार दिक्कतें लगती है। तो आप देखते हैं जो लोग टीबी हो जाता है बार बार खांसते हैं ना, बार बार खांसते नहीं है, उन्हें सांस बाहर से नहीं आ पाता है, नहीं अंदर से बाहर जा पाता है, खुलकर वो सांस नहीं ले पाते हैं। मतलब कि यहाँ पे ब्रोंकियल रीजन में काफी स्प्यूटम इकट्ठा होने लगते हैं, और वो जो उनको खांसी आती है वो काफी पेनफुल आती है, दर्द के साथ आएगी। अरे बार बार ऐसे ऐसे खांसेंगे तो लंग सरफेस एरिया पे पूरी बॉडी पे उसको प्रेशर जाएगा ना, तो वो दर्द करने लगता है। आया समझे। तो अगर हम साइंस सिम्पटम की बात करें, सिम्पटम की बात करें सही इसमें लक्षण क्या दिखाई देता है। हाँ तो फिर कृपया मैं सावधानियां देने जा रहा हूँ, सावधानियां ध्यान रखना कि अगर मैं जो सिम्पटम बता रहा हूँ कृपया अपने पे न मिलाएं।
तो कृपया कहने का मतलब ये है, कुछ सिम्पटम आप मिलने लगे तो कहेंगे और ये सॉरी हमें टीबी तो नहीं हो गया, हमें जांच तो नहीं कराना पड़ेगा। तो ऐसा कोई बात नहीं, कृपया अपने पे सिम्पटम न मिलाएं ना। तो आगे हम बात करते हैं सिम्पटम की। तो अनएक्सप्लेन बॉडी वेट लॉस, अनएक्सप्लेन बॉडी वेट लॉस इसका मतलब क्या होता है जानते हैं? जिनको भी टीबी हो जाता है ना, उनका जो बॉडी वेट होता है, जो वजन होता है, काफी तेजी से घटने लगता है। मतलब कि उनको काफी तेजी से उनका जो बॉडी वेट होता है वह लो डाउन होने लगता है, घटने लगता है। देखेंगे टीबी वाले जो पेशेंट होंगे काफी पतले होंगे ना। तो तो कहने का मतलब ये है कि उनका बॉडी का जो वेट है वह काफी बहुत तेजी अमाउंट से वो डिक्रीज होता है। दूसरी सिम्पटम की बात करें तो रेगुलर फीवर, रेगुलर फीवर उनको बार बार बुखार आएगा, देखोगे तो हमेशा उनको बॉडी टेम्परेचर हाई रहेगा ना। तो उनको बार बार बुखार भी आता है। तो बुखार आने का मतलब ये है कि उनको इन्फेक्शनल साइट होते हैं जो जब लंग्स ही खराब हो जाए तो वो हमारी बॉडी में काफी तेजी से इन्फेक्शनल बैक्टीरिया इंटर कर जाते हैं। तो नाइट स्वेटिंग, तीसरी सिम्पटम की बात करें तो नाइट स्वेटिंग मतलब कि उन्हें रात में ज्यादा पसीना आएगा। देखोगे जिनको भी टीबी हुआ रहता है ना, वो उनको रात में काफी पसीना आता है। तो फिलहाल में मिल तो नहीं रहा है किसी को सिम्पटम, तो नहीं मिल रहा है तो अच्छी बात है ना, और मिलेगा तभी अच्छी बात है। देखो नाइट स्वेटिंग, नाइट स्वेटिंग का मतलब कि रात में पसीना होने लगता है। चौथा सिम्पटम की बात करें तो लॉस ऑफ एपेटाइट, भूख लगना बंद हो जाता है। भूख लगना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। भूख लगना क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। इन केसेस में ही जिनको भी टीबी हो जाता है सही तरीके से भूख नहीं लगता है, रात को पसीना आने लगता है, सोते समय फीवर काफी हाई लेवल पे चला जाता है, मतलब कि रेगुलर फीवर, उनका बॉडी टेम्परेचर हमेशा हाई रहता है, टेम्परेचर ना। तो बुखार हमको उनको हमेशा रहता है, चेक करेंगे तो हमेशा 24 घंटा बुखार उनको बताएगा। तो इनको अनएक्सप्लेन बॉडी वेट, और बॉडी वेट अचानक से घटने लगता है, मतलब काफी कमजोर हो जाते हैं लोग। अगर सर जी इसकी टेस्ट की बात करें, सर जी सिम्पटम तो जान गए हैं, तो कौन सा टेस्टवा कराते हैं ना, तो जनरली इसमें टेस्टवा जो कराते हैं वो आपका सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो होता है, सबसे इम्पॉर्टेंट टेस्ट जो होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है। सर जी ये जो आपका जो टेस्टवा होता है ना, ये टेस्टवा, ये जो टेस्ट जनरली इसमें कराते हैं टीबी में, वो आपका ट्यूबरकुलिन होता है। क्या होता है? ट्यूबरकुलिन। ये जो ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है जनरली आपकी पैथोलॉजी में जो भी एमएलटी लोग या डीएमएलटी जो करते होंगे वो लोग जानते होंगे ट्यूबरकुलिन टेस्ट क्या होता है। तो ट्यूबरकुलिन टेस्ट के माध्यम से हम उसको हम आसानी से बता सकते हैं कि टीबी है कि नहीं है। सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट यही होता है। अगर उससे भी नहीं निकल रहा है तो लोग मॉनिटरी टेस्ट भी करवाते हैं, ये भी टीबी के लिए ही होता है मॉनिटरी टेस्ट। थर्ड की टेस्ट की बात करें तो स्पूटम टेस्ट, लोग अगर बताओ वो स्पूटम बार बार निकलता है तो जो कफ करने पर, खांसी आने पर वो स्पूटम जो निकलता है तो उससे भी जांच कर लेते हैं, क्योंकि उस स्पूटम में उसके पैथोजन होंगे, बैक्टीरिया होंगे, क्योंकि वो वही तो बैक्टीरिया स्पूटम का सेक्रेशन करवा रहे हैं। तो स्पूटम का भी हम जांच कर लेते हैं। मतलब कि ये जो टेस्ट होता है ट्यूबरकुलोसिस, ये स्पूटम पेशेंट के, तुम्हारे नहीं, पेशेंट के स्पूटम से भी टेस्ट कराया जाता है। स्पूटम मतलब समझ रहे हैं ना, वो म्यूकस पदार्थ जो खांसने पे बाहर आता है उससे भी ना। एक्सरे भी लोग कराते हैं, एक्सरे से भी पता चल जाता है। तो जनरली एक्सरे से पूरी आइडेंटिफिकेशन तो नहीं हो पाता है, लेकिन एक्सरे भी जांच करवाते हैं। एक्सरे से भी ज्यादा से ज्यादा आपका 90% जांच पता चल जाता है। तो एक्सरे के बाद अगर ये चीज भी नहीं है, बीसीजी का टीका भी लगवाते हैं। ये जनरली टीबी के लिए ही लगता है बीसीजी। तो जिनको भी नहीं हुआ रहता है, जिनको टीबी बीसीजी का नहीं लगवाया है, वो कृपया करके जांच करवा कर लगा लें कि हमें बीसीजी का टीका लगा है कि नहीं लगा है। अगर ये आप लगाए रहेंगे तो आपको टीबी होने का 90% चांसेस खत्म हो जाता है। 10% का जो हो सकता है कोई किसी एक्सटर्नल एजेंट के थ्रू हो सकता है। तो बीसीजी का टीका ये जनरली उनको लगाया जाता है, बीसीजी का इंजेक्शन लगाने से भी पता चल जाता है। तो मेडिसिन की बात करें सभी साइंस, ये टेस्ट की बात हो गया, सिम्पटम की बात हो गया, कॉस्ट एजेंट की बात हो गया। तो अगर सर जी अगर कोई मेडिसिन हो तो बता दीजिए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा लग रहा है हमें मिल रहा है ना।
तो चोरी कृपया करके को चोरी ना कीजिए, किसी डॉक्टर को दिखा लीजिए ना। तो अगर नहीं मिल रहा है तो अच्छी बात है, चलो। हाँ, मेडिसिन बता दूंगा, धैर्य रखो। जो जनरली मेडिसिन, सबसे इम्पोर्टेंट मेडिसिन जो होता है इसमें जनरली जो टीबी के केसेस में दिया जाता है, आइसोनाइजाजीड दिया जाता है। आइसोनाइजाजीड दिया जाता है। ये मेडिसिन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ये मेडिसिन काफ़ी ज़्यादा इस समय जो दी जाती है मेडिसिन, जनरली यही मेडिसिन दी जाती है, आइसोनाइजाजीड। आइसोनाइजाजीड जो मेडिसिन होते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इस मेडिसिन, ये मेडिसिन ट्यूबरकुलोसिस में ये ज़्यादा मेडिसिन दी जाती है। दूसरी मेडिसिन पर बोले तो रिफाम्सिन दिया जाता है। रिफाम्पिसिन होता है। तो थोड़ा सा बोलने में दिक्कत है। रिफाम्पिसिन जो मेडिसिन होता है ये भी ज़्यादा लोग देते हैं। स्ट्रेप्टोमाइसिन भी मेडिसिन देते हैं ना। तो जनरली ये तीन ही मेडिसिन की बात करेंगे। तीन मेडिसिन आप लगातार कंटिन्यू में ओडी के रूप में, बीडी के रूप में खाया जाता है, मतलब दोनों टाइम खाया जाता है, सुबह शाम खाया जाता है। तो ये मेडिसिन अगर आप सही तरीके से अमाउंट में ले रहे हैं, सही तरीका से, मतलब कि सही अपने साथ स्वास्थ्य को रखते हुए, मतलब कि अपने बॉडी साफ सफाई को रखते हुए अगर ये मेडिसिन ले रहे हैं कोई, तो आप आसानी से 6 या 5-6 महीने में आसानी से रिकवर हो जाएंगे, ठीक हो जाएगी। तो इसमें कोई घबराने की बात नहीं होती है। फिलहाल में प्रेजेंट टाइम घबराने की कोई बात नहीं है, ये आसानी से ठीक हो जाता है। तो थोड़ा सा सावधानियां रखनी पड़ती है, ध्यान देना पड़ता है इस डिजीज पे। तो एक बार थोड़ा सा और मैं रिवाइज कर दे रहा हूँ। तो रिवाइज करने से रिवाइज देखो, मैंने ट्यूबरकुलोसिस बताया। ट्यूबरकुलोसिस जो है, टीबी जिसको जनरली बोलते हैं, ये इन्फेक्शनल डिजीज होता है। कैसा होता है? इन्फेक्शनल मतलब कि यह ड्रॉपलेट के फॉर्म में एक पर्सन टू अनदर पर्सन क्या करता है? फैलने का काम करता है। ये जनरली सबसे मोस्ट कॉस्टली एजेंट जो होता है इसका बैक्टीरियल डिजीज है। जो बैक्टीरिया जो काज कराता है टीबी, वो माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस होता है। माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस का मतलब ये बैक्टीरिया है जो हमारे बॉडी में गैस या एयर के थ्रू बॉडी में इंटर कर जाता है। एयर में इंटर करने के बाद सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसको जो ऑर्गन्स होता है वो लंग्स दिखाई देता है, और लंग्स को इफेक्टेड कर देता है। तो दीज आर इन्फेक्शनल डिजीज। अगर इन्फेक्शनल साइट की बात करें तो कहाँ पे सजी ये इन्फेक्शन कर सकता है, तो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो कंडीशन होता है, जो ऑर्गन्स होता है, वो लंग्स होता है। सेकेंड ऑर्गन की बात करें तो बोन होता है। थर्ड ऑर्गन की बात करें तो यूट्रस होता है। चौथा ऑर्गन की बात करें तो स्पाइनल कार्ड होता है, और उसके बाद ब्रेन होता है। ये सभी जो ऑर्गन्स है ये आपको इन्फेक्शनल साइट हो सकता है। मतलब यहाँ पे ये माइकोबैक्टीरिया ट्यूबरकुलोसिस इन्फेक्टेड कर सकते हैं। मतलब कि आपको लंग्स टीबी हो सकता है, बोन टीबी हो सकता है, यूट्रस टीबी हो सकता है, स्पाइनल टीबी हो सकता है, ब्रेन टीबी भी हो सकता है। ये कई प्रकार की टीबियां होती हैं ना। तो जनरली सबसे ज्यादा घातक वाला जो डिजीज होता है ये लंग्स वाला होता है ना। तो फिलहाल में अगर घातक क्या है, फिलहाल में तो लोग सही ही हो जा रहे हैं। सिम्पटम की बात करें तो जनरली अनएक्सप्लेन बॉडी वेट, इनका बॉडी वेट अचानक से बहुत तेजी से घटने लगता है ना। तो इनका जो बॉडी वेट होता है बॉडी वेट जो होता है, वजन जो होता है, बहुत तेजी से लॉस होने लगता है। रेगुलर फीवर, उनको रेगुलर हमेशा फीवर आता रहेगा ना। तो रेगुलर फीवर रहेगा। नाइट स्वेटिंग, रात में पसीना आएगा काफी तेजी से ना। पसीना क्या, रात को सोते समय या दिनों को सोएंगे तभी पसीना आएगा उनको ना। ये लॉस ऑफ एपेटाइट, उनकी भूख लगना खत्म हो जाएगी। जब भूख लगना खत्म हो जाएगी तो बॉडी वेट तो आसानी से लॉस हो जाएगा ना जी। तो अगर हम टेस्ट की बात करें तो टेस्ट, सबसे इम्पोर्टेंट टेस्ट जो होता है ट्यूबरकुलिन टेस्ट होता है। ट्यूबरकुलिन टेस्ट से हम आसानी से पता कर लेते हैं। दूसरा टेस्ट मॉन्टेस्ट टेस्ट भी कराया जाता है, ब्लड संबंधित टेस्ट है। तीसरी टेस्ट की बात करें तो स्पूटम टेस्ट। स्पूटम कप से जो स्पूटम आता है उसको भी हम जांच के लिए भेज देते हैं, उससे भी पता चल जाता है। तो ये सब चीज नहीं होने के बाद अगर इसमें नहीं निकलता तब ये सब टेस्ट कराते हैं ना। तो एक्सरे भी करवाते हैं। अगर ये सब चीज से नहीं पता चल रहा तो एक्सरे से भी पता चल जाता है। बीसीजी का इंजेक्शन भी लगवाते हैं ना। ये सब टेस्ट है। मेडिसिन की बात करें तो आइसोनाइजाजीड दिया जाता है मेडिसिन, रिफाम्पिसिन मेडिसिन दिया जाता है, स्ट्रेप्टोमाइसिन मेडिसिन दिया जाता है। तो फिलहाल में आज के वीडियो में इतना ही। अगर ये वीडियो आपके लिए बनाया था, वीडियो हमारी अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करना ना भूले। फिलहाल में आज के लिए बस इतना ही।
तो अगर उतारना है तो उतार दीजिए, नहीं तो उतार लिए होंगे जी आपको ना। तो फिलहाल में आज के लिए इतना ही, हम चलते हैं। नमस्कार।